ताकि कोई खबर रह न जाए। देखिए, जरदारी साहब भी बीमार थे, बहुत दिनों से खबरें आ रही थी, उनको राशा भी है, उनके हाथ कांपते हैं, शुगर का मसला भी उनको है, उनको भी पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गया। मामला ये जो आपने धरने की बात की है कि मौलाना फजलुर रहमान के धरने का क्या बनेगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस तरह कोई 180 या 360 डिग्री पे उड़ रहे थे, उसके बाद जब उनको ये बावर हुआ कि शायद जिस तरह से हाइप क्रिएट हो चुकी है उसका कोई लॉजिकल एंड अच्छा ना मिले, जो हाइप क्रिएट कर दी उस तरीके से आगे ना बढ़ सके, तो अब्दुल गफूर हैदरी साहब से टाइम भी हो गया, 8 बजे का टाइम हुआ, सेनेट चेयरमैन सेनेट जो है उनसे बात कर दी। उसके बाद उन्होंने ये गेंद जो है ये रहबर कमेटी के कोर्ट जो है उसके अंदर बाल फेंक दी। अच्छा, अब हुआ क्या है कि रहबर कमेटी जो है उसके हवाले से हुकूमत जो है, अब इन्होंने कहा था कि रहबर कमेटी में होगा, और रहबर कमेटी की जानब से जब इनको फोन कॉल हुई और आपस में मुज़ाकरात की बात हुई तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ही मौलाना फजलुर रहमान को ताने दिए थे कि जनाब आप तो सोलो फ्लाइट कर रहे हैं ना, पहले आपने हमसे मशवरा किया, अभी मुज़ाकरात के अंदर भी। तो मौलाना साहब ने फेस सेविंग के लिए कहा ठीक है जी, आपको भी हम शामिल कर लेते। सही। अब मामला क्या हो रहा है, अलग अलग अब मामला क्या हो रहा है कि चेयरमैन सेनेट जो उनको टास्क दिया गया कि आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से बात करें, चौधरी बरादरान को टास्क दिया गया कि आप फजलुर रहमान साहब से बात करें, इस तरह नून लीग से बात करने के लिए और लोगों को टास्क हुकूमत की जानब से दिया गया है। अब इसके ऊपर भी बहुत परेशान हो रहा है। अभी मैं कमर ज़मान कारा साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कहते हैं ये क्या तरीका कार है, अलग-अलग मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं, अब ना करें हुकूमत से, आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मना कर दें, नून लीग उनसे अलहदा ना बात करे, मौलाना फजलुर रहमान अलहदा में बात ना करें। मामला ये हो गया जिस तरीके से इन आपस में स्टेक होल्डर को एक दूसरे के ऊपर एतमाद तो है नहीं। फजलुर रहमान साहब के ऊपर ना तो नून लीग को एतमाद है, ना पीपल्स पार्टी को एतमाद है, ना फजलुर रहमान साहब को नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर एतमाद है। लिहाजा हर बंदा अपनी अपनी गेम खेल रहा है। नून लीग के अंदर 2 वादे धड़े बन चुके हैं, पीपल्स पार्टी साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब और 17 में से 12 लोग जो है 12 लोग 17 में से जो कमेटी आपने कोर कमेटी का भी इंजाम देख लिया, उन्होंने कहा कि हमें शामिल नहीं होना चाहिए। तो फजलुर रहमान साहब और ये जो सारा मामला चल रहे हैं, अच्छा, अल्टीमेटली एक तो सवाल है, इशू जो है कश्मीर वाला इशू बैक बर्नर पे चला गया, एक सवाल आप और धरने के साथ ये जो बीमारी वाला इशू है ये धरना पीछे चला गया, आजादी मार्ग। तो ये अजीब सी सिचुएशन। बाबर साहब, अब मैंने खरर साहब के पास दोबारा आना है, मैं चाह रहा हूं ब्रेक से पहले इस बारे में 2-2 सवाल कम से कम हो जाएं। आपको क्या लगता है ये दोनों के हॉस्पिटल होने से मौलाना साहब इससे फायदा उठा सकेंगे, सियासी फायदा कोई ले सकेंगे, या इससे ये सारा मामला पीछे चला गया? मीडिया में अब सिर्फ इनकी बीमारी डिस्कस हो रही है, हुसैन नवाज के इंटरव्यूज चल रहे हैं, इल्जामात लग रहे हैं कि ये हो जाएगा, हम छोड़ेंगे नहीं अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया, जबकि हुकूमत तो पाकिस्तान की बेहतरीन जो फैसिलिटी हो सकती है पूरा बोर्ड बना दिया गया। और यकीन जाने डॉक्टर अदनान से बहुत लायक लोग हैं उसमें, सारे डॉक्टर्स इसमें बहुत ज्यादा लायक हैं। हुकूमत तो खुद चाह रही है, इदारे खुद चाह रहे हैं कि मियां साहब जैसे, नैब का तो फायदा तब होगा कि जब मियां साहब सही होंगे तो शायद वो कोई प्ली बार्गेन हो सके, पैसे आ सकें, वरना नैब का क्या फायदा है? बाबर साहब आप क्या समझते हैं, धरने को फायदा है नुकसान? डॉक्टर अदनान जो है वो कोई हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन एक हार्ट के पेशेंट का वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, तो ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात हैं। एक और चीज़ देखें, मैं इस पे कोई मियां साहब बीमार हैं और बिल्कुल शदीद बीमार हैं, लेकिन बीइंग जर्नलिस्ट हम हर एस्पेक्ट को देखते हैं, हर एंगल को देखते हैं। सही। मैं हॉस्पिटल में आज सारा दिन था, वहाँ पर और भी बातें हो रही थी, वहाँ पर ये भी बातें हो रही थी कि ऑटो इम्यून सिस्टम में भी कोई ख़राबी हो सकती है, कोई और ख़तरनाक बीमारी भी हो सकती है, कोई ऐसी बीमारी भी हो सकती है जिसका इलाज पाकिस्तान में पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। तो ये बातें होना शुरू भी हो गई, ये बातें बिल्कुल होना शुरू हो गई हैं कि कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं, और ये भी कहा जा रहा था कि मियां साहब जो हैं उनके जो प्लेटलेट्स हैं वो उनका ब्लड उनके नए प्लेटलेट्स नहीं बना रहा, तो उस पर डॉक्टर जो थे वो उनको और भी डाउट्स हैं कि प्लेटलेट्स गिर तो रहे हैं, नए नहीं बन रहे, तो क्या हो सकता है, वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, अल्लाह ना करे उनको कोई इस तरह की बीमारी हो। लेकिन देखें कोई पता नहीं है कि चीज़ें किस साइड पर जा रही हैं और क्या हो रहा है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। और जरदारी साहब जो है वो भी आज कोर्ट ने नहीं उनको कहा, लेकिन गवर्नमेंट बैक स्टेप पे आ गई, गवर्नमेंट इतना प्रेशर में आई कि उन्होंने खुद ही उनको पिम्स हॉस्पिटल में भेज दिया है।
तो जो शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात करना या बिलावल भुट्टो साहब के साथ मुलाकात करना, शहबाज शरीफ क्यों नहीं चाहेंगे कि मियाँ साहब जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाएं और जाके अपना ट्रीटमेंट करवाएं और वहाँ पर रहें? ये तो वो ढकी छुपी बात नहीं है, तो ये तो मरियम, ये तो कोर्ट में जाके भी ये बातें होती रही हैं। ये तो मरियम ने खुद कोर्ट में जाके ये प्ली ली थी कि जी उनका इलाज बाहर करवाया जाए, और अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी बनती है तो बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। देखिए, इसका एक पॉलिटिकल एंगल तो है, और आपने वो पॉलिटिकल एंगल जो है उसको डिस्कशन में लाना है, उस पर डिस्कशन करनी है। मैं उनकी बीमारी पे बिल्कुल डाउट नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि उनको ये चीज़ें हैं या नहीं है या तो क्या कुछ है, लेकिन एक पॉलिटिकल एंगल उसका है। अगर मियां साहब बाहर चले जाते हैं, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में अगर मियां साहब नहीं, मरियम साहबा को भी बीमारी है और वो भी किसी वक्त हॉस्पिटल आ सकती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जाएगी कि जी अब हालात बड़े साहबा भी हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो फिर धरने का क्या होगा? अगर ये लोग चले गए साहब जाते हैं तो मरियम साहब अगर गवर्नमेंट लिख के दे दे, गवर्नमेंट ये लिख के दे दे कि जी हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, अगर वो बाहर इलाज करवाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल हम फैसिलिटेट करने को तैयार है। गवर्नमेंट लिख के दे दीजिए कि बिल्कुल इनको जो बीमारी है उसका इलाज पाकिस्तान में, पार्टी तो हुकूमत है तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी, नैब भी कह दे, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट को इतराज़ नहीं है, नैब को इतराज़, भेजने वालों को इतराज़ नहीं है, जाने वाले को इतराज़ नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को क्या इतराज़ होगा? ये तो बड़ी अजीब सूरत हाल हो जाएगी। तो धरने का क्या बनेगा? मौलाना साहब अकेले रह गए, तन्हा रह गए, मौलाना साहब के साथ हाथ हो गया कि जिन्होंने उनके साथ निकलना था, जो कह रहे थे हाँ जी आप निकले, हम आपके साथ हैं, तो वो अगर मियाँ साहब ही चले गए तो फिर तो बात कुछ अजीब सी हो जाएगी। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। आने वाले 4-5 दिन बहुत अहम है। मियाँ साहब अंडर ऑब्जर्वेशन है, उनके सारे जो मेडिकल टेस्ट हैं उनकी रिपोर्ट्स भी आने वाले 2-4 दिनों में आ जाएंगी। अभी तक कोई डायग्नोसिस नहीं हुआ, अभी तक आपको डेंगू नेगेटिव आया है लेकिन डायग्नोसिस नहीं हुआ। ये एलिगेशन, ये इल्जामात आ रहे हैं कि दवाइयों की वजह से उनका प्लेटलेट्स गिरे हैं, ये तो समझ नहीं आ रही, लेकिन अभी तक कोई हतमी राय डॉक्टर्स की नहीं आई कि असल में उनके प्लेटलेट्स क्यों कम हुए हैं या नहीं। सिर्फ मुख्तसर बता दें, पहले खरल साहब आप बता दें, 1 मिनट है, आपके ख्याल से ये फ़ायदा होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब को इन दोनों लीडर्स की हॉस्पिटलाइजेशन से, या नुकसान होगा धरने को? अभी मोमेंटम वो बना रहे थे, अभी से जत्थे निकल रहे थे। साहब फ़ायदा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके से उनको एक मीडिया हाइप मिली हुई थी, जिस तरीके से हर जगह पे धरना और आज़ादी मार्च डिस्कस हो रहा था, आप हर टॉक शो में मौलाना साहब के कल रात से लेकर, कभी साल में एक दफा आते थे, मौका मिलता था, कल रात से लेकर अभी तक आप देख लें, मुसलसल एक ही टॉपिक जो है, जिस तरह पूरे पाकिस्तान का एक वाहिद इशू अब रह गया है, वो नवाज शरीफ साहब की बीमारी है, जरदारी साहब की बीमारी है, और ये जो आज़ादी मार्च और धरना जो नहीं सीरियस है, लेकिन बात जो एक बात उन्होंने की है धरने के हवाले से कि उसको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, चला गया, तो धरना बैक बर्नर पे चला गया। जिस तरह धरने ने कश्मीर इशू को बैक बर्नर पे लाया है, ये बीमारी का इशू धरने को बैक बर्नर पे ले गया है, तो असल इशू से हम पीछे हटते जा रहे हैं, और जो नई नई चीजें आ रही हैं उस वजह से अब ये इसका इम्पैक्ट जो आपने पूछा, वो धरने को, आज़ादी मार्च को इससे नुकसान होगा, फ़ायदा मैं नहीं समझता को हो सकता है। अच्छा, वैसे एक बात तो है बाबर डोगर साहब कि एक आम आदमी ये सोचता है, और ये एक इंटेलेक्चुअल दानिश्वर के सतह पर ये ज़रूर बहस होती है कि हमारे यहाँ जो लोग मशहूर हो जाएं या जो पावरफुल हो जाएं सियासी तौर पर या वैसे, तो उनके कंसर्न पूरे मीडिया पे यही बात छाई होती है। लेकिन एक आम शख्स जो है, उसकी कोई खुदा न खास्ता ऐसी बीमारी हो जाए जिसका इलाज मुमकिन नहीं होता, उसका आप जिक्र कहीं मीडिया में नहीं देखेंगे, जबकि पिछले 24 घंटे से आप हर टॉक शो में सिर्फ यही बात देखेंगे। ये भी तो एक है एक मसला, इसलिए लोग फिर सियासत में आते हैं, ताकतवर बनना चाहते हैं। उसका एक और एंगल भी है, सर्विसेज हॉस्पिटल जो है उसकी ओपीडी बंद है, डॉक्टर किसी पेशेंट का कोई इलाज नहीं कर रहे, डॉक्टर्स हड़ताल पर क्यों? ये क्या बात है? और सिर्फ अगर किसी का इलाज हो रहा है तो वो मियां नवाज शरीफ साहब का हो रहा है, उनके लिए स्पेशली पैनल बना दिया गया, वो पैनल उनकी तो जुर्म है। आम आदमी जो वहां पर जाता है, जिसको जो मर्जी बीमारी है, उसका इलाज नहीं हो रहा, हड़ताल पर है। मुझे बहुत दुख हुआ, आप ये बात सुन के मुझे दिली दुख हुआ है कि फिर आम आदमी का यहाँ पर कौन है। ब्रेक का वक्त हो रहा है, और ब्रेक के बाद एक बात करेंगे, क्या हमारे बहुत ही मोहतरम खरल साहब करोड़पति होने वाले हैं, आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। असद खरल साहब वो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में कई करप्शन की दास्तानें सामने लेकर आए, और सबूतों के साथ। अब जनाब हम ब्रेक में भी ये बात कर रहे थे कि अब बाकायदा कानून आ गया है और काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है, विसल ब्लोअर अगर कोई है या बेनामी जायदाद की निशानदेही करता है तो उसको एक ख़ास तनासुब से जब रिकवरी होगी तो उसमें भी हिस्सा मिलेगा, और 5 करोड़ से ज़ायद जो शख्स करप्शन करेगा उसको C क्लास मिलेगी। तो खरल साहब,
ये वाकई ऐसा होगा या ये बस सिर्फ कानून के आता, कानून हमारे यहाँ बन जाते हैं उन पर अमल कोई नहीं होता? बिल्कुल उसामा साहब होगा, और इसका जो इम्पैक्ट आएगा ना, पाकिस्तान के अंदर बेनामी ट्रांजैक्शन का जो एक्ट आया है, मैं समझता हूँ बहुत पाकिस्तान के लिए एक ब्लेसिंग है कि बहुत सारे लोगों ने, जिस तरह ब्यूरोक्रेट ने, सियासतदानों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने अजीज़ो कारब के नाम, अपने ड्राइवरों के नाम, खानसामों के नाम, मुख्तलिफ फ्रंट नामों मैनों के नाम जायदादें रखी हुई थी, जिनको बेनामी आप कहते हैं। अब ये बेनामी एक्ट जो है आ गया है। अब मैं समझता हूँ कि इससे जितने भी बेनामीदार हैं उनको भी चाहिए कि ये कौमी फ्रीज़ा भी है और वो ख़ुद इदारों को बताएं, उनको 15 से 20% इसमें इनाम भी मिलेगा। अच्छा। और रिज़्क़ हलाल भी है और ये कौमी फ्रीज़ा भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ आई है, इससे अरबों रुपए पाकिस्तान के ख़जाने में आ सकते हैं और उन लोगों के पास भी ये पैसे आ सकते हैं जायज़ तरीके से, जिनके नामों पे मुख्तलिफ जो बासर लोग हैं, किसी भी शोबे से वो तलक रखते हैं, उन्होंने उनके नाम पर प्रॉपर्टीज़ रखी हैं, गाड़ियाँ रखी हैं, लॉकर्स। वो खौफजदा नहीं होंगे, वो इन्हीं के मुलाजिम होते हैं, इन्हीं के रिश्तेदार होते हैं, जानने वाले होते हैं। आप आज चीमा का मामला देख लें, आप फवाद को देख लें, आप खुर्शीद शाह को, जितने लोग हैं इस एक्ट के अंदर ये खास तौर पे चीज़ वैसे पहले भी होती है, इसमें रखी गई कि जो बंदा विसल ब्लोअर होगा, जो ऐसी बेनामी प्रॉपर्टीज़ की निशानदही करेगा, वो इदारा फेडरल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी हो, नैब हो, सूबाई एंटी करप्शन इदारा हो, उसको जो इतला देगा उसका नाम सीगा राज रखने का वो पाबंद होगा। और जब ये रिकवरी होगी, उसकी जितनी भी अमाउंट वैल्यूएशन बनेगी उसका 15 से 20%, क्योंकि विसल ब्लोअर में 20% है और बेनामी जो ट्रांजैक्शन है ऑर्डिनेंस उसके अंदर 15% की रेशो है। तो विसल ब्लोअर यानी किसी भी महकमे की, सरकारी, सूबाई या फाकी महकमे की करप्शन है जिसमें एक्सचेकर को नुकसान है, तो उसके निशानदेही करेगा। तो जितना वो नुकसान डिटरमिन होगा, रिकवरी होगी, उसमें से उसको 20% मिलेगा। अगर बेनामी ट्रांजैक्शन की वो बात करेगा तो उससे 15%, और दोनों सूरतों में उसका नाम सिगाराज में रखा जाएगा और उसको पे आर्डर की शक्ल में ये बाकायदा अमाउंट आएगी और ये वाइट मनी होगी। और इस तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं बड़ा दिनों में जो अभी बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके वो करोड़ और अरबपति बन सकते हैं और उनको आना चाहिए आगे। ये बहुत बड़ा मौका है। आपको क्या लगता है? ताकि कोई खबर रह न जाए।